जी, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? Yes, sir. Okay. So let's have a quick recap before बाकी बच्चे भी आ जाएं. So we will start today's lecture. So आज हम इंशाल्लाह अपने इस चैप्टर के अंदर वी गोइंग टू टॉक अबाउट सिग्नल डिस्टॉर्शन ओवर कम्युनिकेशन चैनल. हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. इसका कुछ पार्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमने लीनियर डिस्टॉर्शंस को हमने डिस्कस किया था. और लीनियर डिस्टॉर्शन में हमने कहा था कि अगर आपके पास किसी भी एक चैनल का मैग्नीट्यूड या फेज रिस्पांस नॉन आइडियल हो जाता है. नॉन आइडियल से क्या मुराद है कि उसका जो रिस्पांस है वो के ई रेज़ टू पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी डी, उसका इम्पल्स फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इफ इट इज डिफरेंट देन दिस फॉर्म, जो कि एक आइडियल चैनल को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कहेंगे कि उस चैनल की वजह से लीनियर डिस्टॉर्शन जो है वो अकर करेगी. और हमने साथ ये भी बात की थी कि जो लीनियर डिस्टॉर्शन है इसकी वजह से आपके पास टाइम डिस्पर्शन का फिनोमेना होता है कि आपका सिग्नल टाइम डोमेन में स्प्रेड कर जाता है. ठीक है, इसको हम टाइम डिस्पर्शन भी कहते हैं या स्प्रेडिंग भी कहते हैं. तो आपके पास टाइम डिस्पर्शन या स्प्रेडिंग का फिनोमेना होता है बिकॉज ऑफ लीनियर डिस्टॉर्शन. और ये जो फिनोमेना है ये टीडीएम सिस्टम्स को इफेक्ट करता है, एफडीएम को इफेक्ट नहीं करता. और यहाँ पे हमने एंड पे एक एग्जांपल देखी थी जिसपे हमने अपने लेक्चर को कंक्लूड किया था. आज हम एक दूसरी टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन को देखेंगे. एक हमने लीनियर डिस्टॉर्शन देखी थी, आज हम बात करेंगे नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन की. और हम देखेंगे कि नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन जो है इसका क्या इफेक्ट होता है और उसकी वजह से क्या किस किस्म का इफेक्ट होता है और फिर किस तरह के सिस्टम्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन की वजह से. और हम थोड़ी सी बात करेंगे सिग्नल एनर्जी एंड एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी की. एंड प्रॉब्ली शायद नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर दें. ठीक है, और आज इंशाल्लाह हम लोग जो है वो एक क्विज भी लेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर. And that will be from the topics that we have studied so far. So let me quickly go to that point जहाँ पे हमने अपनी डिस्कशन को लास्ट टाइम कंक्लूड किया था. जी, it was on this slide. So हमने इस एग्जांपल में देखा था कि आपके पास एक चैनल जो है which is considered to be a low pass filter, हमने इसको अपना सिस्टम कंसिडर किया है. तो हमने ये शो किया कि इसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है, ये मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो है ये आइडियल नहीं है, जबकि फेज रिस्पांस जो है वो आइडियल है. बट बिकॉज मैग्नीट्यूड रिस्पांस इज नॉट आइडियल, तो हमारे पास लीनियर डिस्टॉर्शन अकर करेगी. और वो लीनियर डिस्टॉर्शन क्या करेगी कि वो आपके एक सिग्नल को जो टाइम डोमेन में इट इज डिफाइंड बाय दिस मच ड्यूरेशन, हमें नजर आ रहा है कि वो टाइम डोमेन में डिस्पर्स कर गया है बिकॉज ऑफ दैट नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन. ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपनी डिस्कशन को लास्ट टाइम कंक्लूड किया था. आज हम बात करेंगे नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन के बारे में और हम देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट होता है और किस तरह के सिस्टम जो है वो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन की वजह से इफेक्ट होते हैं. सो अ नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन इज कॉज्ड बाय लार्जर सिग्नल एम्पलीट्यूड्स. ठीक है, ये लार्जर सिग्नल एम्पलीट्यूड से मुराद क्या है, हम इस पॉइंट के ऊपर इसको जरा डिस्कस करेंगे. सो अभी फॉर द टाइमिंग जस्ट लीव दिस स्टेटमेंट. So basically non-linear distortion करती क्या है, it actually changes a band limited frequency spectrum B hertz के frequency domain में आपके पास एक सिग्नल है for example 0 और वो B hertz तक इन पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से हम उसकी बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, इसको मैं M of F कह देता हूँ. तो ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज इस सिग्नल की बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इसकी बैंडविड्थ है B hertz जो हम यहाँ पे देख सकते हैं. नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन क्या करती है कि एक बैंड लिमिटेड सिग्नल को की फ्रीक्वेंसी चेंज कर देती है बाय अ फैक्टर k. तो अब जो फ्रीक्वेंसी जो उसकी जो बैंडविड्थ है जो पहले b हर्ट्ज तक थी, आफ्टर नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन वो बैंडविड्थ आपकी इंक्रीज कर जाएगी. नाउ
फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर आपके पास स्प्रेडिंग हो रही है। लीनियर डिस्टॉर्शन के अंदर क्या था कि टाइम डोमेन में आपके पास सिग्नल जो है वो स्प्रेड कर रहा था। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन के केस में फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल स्प्रेड कर जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके पास एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है जिसकी बैंडविड्थ b है, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन की वजह से वो बैंडविड्थ जो है वो kb हर्ट्ज हो जाएगी, यानी k टाइम्स b हर्ट्ज उसकी बैंडविड्थ इंक्रीज कर जाएगी बिकॉज ऑफ नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो एक चीज जो पहले ही आपको डिफरेंशिएट हो गई कि लीनियर डिस्टॉर्शन जो है ये आपके टाइम डोमेन सिग्नल को इफेक्ट करती है, तो टाइम डोमेन में आपका सिग्नल स्प्रेड कर जाता है और ये टीडीएम सिस्टम्स में इफेक्ट होता है, एफडीएम में नहीं होता। तो ये जो पहली स्टेटमेंट हमने डिस्कस की है यहाँ पे, इससे आपको ये चीज रियलाइज हो जानी चाहिए कि चूंकि नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्प्रेडिंग कॉज करता है, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट इफेक्ट टीडीएम सिस्टम, इट विल इफेक्ट एफडीएम सिस्टम। ये आगे हम डिस्कशन जब कंटिन्यू करेंगे तो वी विल लुक एट सम एग्जांपल एज वेल। सो इन केस ऑफ नॉन लीनियर चैनल्स, input G and output Y are related as a function expanded in Maclaurin series। तो आपके पास नॉन लीनियर जो चैनल्स होते हैं उनके अंदर आपकी आउटपुट और इनपुट आपस में जो रिलेटेड होते हैं, दे आर रिलेटेड बाय मैक्लैरन सीरीज। मैक्लैरन सीरीज क्या होती है कि अगर आपके पास इनपुट सिग्नल g ऑफ t है, तो जो आउटपुट सिग्नल होगा, इनपुट और आउटपुट आपस में जो रिलेट होंगे, दे विल बी रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। कि आपके पास एक डीसी कंपोनेंट है, या जिसे हम एक कांस्टेंट वैल्यू भी कह सकते हैं, और आपका दिस इनपुट सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय अ कोफिशिएंट, फिर स्क्वायर ऑफ दैट इनपुट मल्टीप्लाई बाय अ कोफिशिएंट, देन क्यूब ऑफ दैट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, एंड सो फोर्थ। तो आपके पास जो इनपुट और आउटपुट रिलेट होते हैं एक नॉन लीनियर चैनल के केस में, दे आर रिलेटेड विद ईच अदर इन टर्म ऑफ अ मैक्लैरन सीरीज एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर हो सकता है कि एक नॉन लीनियर सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये एक मैंने सिस्टम डिफाइन किया, ये एक नॉन लीनियर सिस्टम है, इसकी इनपुट पे मैं g ऑफ t दूंगा, तो मुझे आउटपुट पे जो y ऑफ t मिलेगा वो एक फंक्शन ऑफ g है, जो कि इस तरह की सीरीज से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अब हो सकता है कि आपके पास एक सिस्टम हो जिसके अंदर ये कंपोनेंट हो, ये कंपोनेंट हो, ये कंपोनेंट हो और ये कंपोनेंट हो, दैट इज आल्सो अ नॉन लीनियर सिस्टम। या आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हायर ऑर्डर टर्म्स आ रही हो आपके इनपुट सिग्नल की, जिस तरह आपकी इनपुट सिग्नल तो g ऑफ t है, अगर इसके अंदर हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, स्क्वायर की टर्म है, क्यूब की टर्म है, या कोई भी पावर ऑफ दैट टर्म है, तो हम कहेंगे ये एक नॉन लीनियर सिस्टम है। अगर मेरे पास इनपुट खाली ये है, y ऑफ t इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 g ऑफ t, हम इसको नॉन लीनियर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये जो a नॉट है ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके पास जो इनपुट सिग्नल अगर आपके पास ये था, आपने उसको एक डीसी ऑफसेट दे दिया, बस, दैट इज ऑल व्हाट इट सेज। तो अगर आपके पास हायर ऑर्डर टर्म्स एग्जिस्ट कर रही होंगी आपके एक्सप्रेशन के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक नॉन लीनियर सिस्टम की इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हाउ वी रिलेट एन इनपुट विद एन आउटपुट फॉर ए नॉन लीनियर सिस्टम। ओके, अब आ जाते हैं इस पहले पॉइंट के ऊपर, ये जो हमने बात की थी कि नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन जो है इट इज कॉज्ड बाय लार्ज सिग्नल एम्पलीट्यूड। ये कैसे होता है? सो इन ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन मतलब होता है कि आपके पास एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है और वो एक बड़े से रीजन में अपने सिग्नल को प्रोपोगेट कर रहा है। इसकी मिसाल किस तरह की, जिस तरह आपके पास एफएम ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस हैं, या आपके पास जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस हैं, कि आपके पास किसी एक शहर में एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है जहां से आप एफएम सिग्नल को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं पूरे एरिया में, और आपके पास मल्टीपल रिसीवर्स हैं। जिस तरह एफएम की केस ले लेते हैं कि आपके पास जो रेडियो पाकिस्तान का ऑफिस है इस्लामाबाद में, आई थिंक इधर रावलपिंडी में भी एक है, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है चैनल्स को ऑन एफएम बैंड, और आप अपनी गाड़ियों में, अपने घरों में, अपने मोबाइल फोन्स में उन सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं। तो इस तरह की कम्युनिकेशन जहाँ पे एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है और मल्टीपल रिसीवर्स हैं, तो हम उसको एक ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और यही ब्रॉडकास्टिंग आप सैटेलाइट की मदद से भी कर सकते हैं कि आपके पास जो सैटेलाइट है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक किसी भी एक रीजन पे को कवर कर रही है, तो अब अगर आप कोई टेलीविजन चैनल्स
या कोई और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सैटेलाइट एक पूरे रीजन में वो सिग्नल या वो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा. सो इफ एज लॉन्ग एज यू आर इन दैट रीजन यू विल रिसीव दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. तो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में जो हाई पावर एम्पलीफायर्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके पास जितने भी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है उन्होंने एक बड़े एरिया में उस सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है. सो दे नीड हाई पावर एम्पलीफायर्स ताकि आपका वो सिग्नल दूर तक प्रोपगेट कर सके. ठीक है. तो हाई पावर एम्पलीफायर जो है दे आर वेरी डिजायरेबल. ये चाहे तो टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन हो या सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, हाई पावर एम्पलीफायर्स आर डिजायरेबल. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आपके पास हाई पावर एम्पलीफायर्स होते हैं दे आर नॉन लीनियर इन नेचर. नॉन लीनियर इन नेचर का मतलब ये है कि एम्पलीफायर अगर हम आइडियली सोचें तो एम्पलीफायर किस तरह का होता है. एम्पलीफायर इस तरह का होगा कि उसका रिस्पॉन्स इस तरह का होगा कि आप उसको एक इनपुट दें और वो आपको एक खास आउटपुट देगा. मिसाल के तौर 1 2 3 2 4 6 कि मैं कहता हूँ कि अगर उसकी इनपुट पे मैं 1 दूंगा तो मुझे आउटपुट पे 2 मिलेगा. तो मैं कहूंगा कि ये जो एम्पलीफायर है ये 2 टाइम्स गेन दे रहा है. या इसकी इनपुट पे 2 दूंगा तो मुझे आउटपुट पे ये 4 देगा. अगर इसकी इनपुट में 3 दूंगा तो ये मुझे आउटपुट पे 6 देगा. तो मैं कहूंगा कि ये जो एम्पलीफायर है इसका बिहेवियर इस तरह का लीनियर बिहेवियर है कि जो भी इनपुट इसकी सिग्नल इसके इनपुट पे आएगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट 2 टाइम्स आपको मिल जाएगा. सच काइंड ऑफ बिहेवियर इज नोन एज अ लीनियर बिहेवियर. लेकिन जो हाई पावर एम्पलीफायर्स होते हैं उनका बिहेवियर नॉन लीनियर होता है. उसका मतलब ये कि वो एक खास रीजन तक तो लीनियर ऑपरेट कर रहे होते हैं लेकिन आगे जाके उनका बिहेवियर नॉन लीनियर हो जाता है. तो उसका मतलब है कि आप एक खास इनपुट तक इसको इसको लीनियर मोड में ऑपरेट कर सकते हैं, बट बियॉन्ड हायर इनपुट उसका बिहेवियर नॉन लीनियर हो जाता है. और उस नॉन लीनियर की वजह से क्या इफेक्ट होता है वो हम आगे आगे बात करेंगे. तो ये जो प्रॉब्लम हमें आ रहा है ये हमें लो इनपुट सिग्नल्स के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि लो इनपुट सिग्नल्स पे इसका बिहेवियर लीनियर है. बट जैसे ही आपका इनपुट सिग्नल हाई हो जाता है तो ये नॉन लीनियर मोड में चला जाता है. सो नाउ इट इज ऑपरेटिंग एट इन नॉन लीनियर मोड. तो यही बात यहाँ पे करता है कि जो लार्ज सिग्नल एम्पलीट्यूड्स होते हैं यानी इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर हाई है तो हाई पावर एम्पलीफायर जो है वो नॉन लीनियर मोड में ऑपरेट करेगा. तो आपके पास नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन अकर करेगी. एज लॉन्ग एज द एम्पलीफायर इज बीइंग ऑपरेटेड इन द लीनियर मोड तो आपके पास नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन अकर नहीं करती. दैट इज द पॉइंट हियर. तो लीनियर डिस्टॉर्शन कॉजेज इंटरफेरेंस अमंग सिग्नल्स विद इन द सेम चैनल. तो जो लीनियर डिस्टॉर्शन है हमें पता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि लीनियर डिस्टॉर्शन क्या करता है, आपके सेम चैनल के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी ये बैंड आपने असाइन किया हुआ है किस एक n नंबर ऑफ यूजर्स को, से फ्रॉम 0 टू b आपने ये फ्रीक्वेंसीज असाइन की हुई है. तो ये जो n यूजर्स हैं इनके बीच में जो इंटरफेरेंस हो रही है वो टाइम डोमेन में हो रही है. तो वो पूरी की पूरी इंटरफेरेंस इस एक चैनल के अंदर ही आपके एग्जिस्ट कर रही होंगी, बट वो टाइम डोमेन के अंदर इंटरफेरेंस होगी. दैट इज व्हाट लीनियर डिस्टॉर्शन इज. अब नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन के केस में क्या होता है, आपके पास स्पेक्ट्रल डिस्पर्शन हो रही है कि अगर आपने एक फॉर एग्जांपल आपके पास बैंडविड्थ थी, आपने ये बैंड एक यूजर को साइन कर दिया, ये बैंड दूसरे यूजर को साइन कर दिया, ये बैंड तीसरे यूजर को साइन कर दिया. तो अब ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो बैंड है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. अब जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन होगी तो ये जो बैंड है ये भी स्प्रेड कर जाएगा, फिर ये भी स्प्रेड कर जाएगा, इसी तरह ये वाला बैंड भी स्प्रेड कर जाएगा. तो आपके पास ये स्पेक्ट्रल ओवरलैपिंग हो रही है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर. ठीक. तो ये जो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर आपके पास स्पेक्ट्रल ओवरलैपिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, उसकी वजह से आपके पास चैनल्स के बीच में इंटरफेरेंस क्रिएट होगी. ये चैनल इसको इफेक्ट करेगा, ये चैनल इसको इफेक्ट करेगा, ये चैनल इसको इफेक्ट करेगा, ये चैनल इसको इफेक्ट करेगा. ठीक है. तो स्पेक्ट्रल डिस्पर्शन ड्यू टू नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन कॉजेज इंटरफेरेंस अमंग सिग्नल्स यूजिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चैनल्स. एक ये यूज कर रहा है, ये यूज कर रहा है, ये यूज कर रहा है, डिफरेंट चैनल्स में जो सिग्नल्स हैं नाउ दे आर इंटरफेयरिंग विद ईच अदर. ठीक है. टीडीएम फेसेस नो थ्रेट फ्रॉम इट, क्योंकि टीडीएम में हमें पता है कि आप टाइम डोमेन में उनको स्लॉट्स असाइन कर रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऑल यूजर्स आर यूजिंग द होल फ्रीक्वेंसी बैंड. एफडीएम में क्या होता है कि यूजर जो है तमाम टाइम पे ट्रांसमिट कर रहा होता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी में उसको एक खास स्लॉट असाइन की हुई होती है. तो जो टीडीएम के जो सिस्टम्स होते हैं वो चूंकि
टाइम में आपके यूजर्स को एलोकेट कर रहा है रिसोर्स, फ्रीक्वेंसी में देर यूजिंग द कंप्लीट बैंडविड्थ दैट इज अवेलेबल। तो जो टीडीएम सिस्टम्स हैं दे हैव नो इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, क्योंकि अगर ये डिस्टॉर्ट कर भी जाता है, दिस स्पेक्ट्रम इज नॉट इंटरफेयरिंग विद एनी अदर स्पेक्ट्रम, क्योंकि तमाम यूजर्स जो हैं वो टाइम डोमेन में आपने उनको सेग्रीगेट किया होगा। लेकिन जो एफडीएम सिस्टम्स हैं दे फेस सीरियस इंटरफेरेंस प्रॉब्लम ड्यू टू स्पेक्ट्रल डिस्पर्शन, क्योंकि एफडीएम में आपने उनको इस स्पेक्ट्रम को डिवाइड कर दिया आपने मल्टीपल सब बैंड्स के अंदर, और हर बैंड आपने एक यूजर को असाइन कर दिया, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 एंड यूजर 4। सो अब जो स्पेक्ट्रल डिस्पर्शन होगी उसकी वजह से एक चैनल दूसरे चैनल को इफेक्ट करेगा। दैट इज व्हाट इज कॉज्ड बाय नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। ठीक है, लेट मी क्विकली टेक दिस। Let's have a look at an example of non-linear distortion. For example, हमने एक इनपुट एक सिस्टम को दी, वो इनपुट है x of t और आउटपुट जो मिली है आपको y of t। ठीक है, अब जो सिस्टम है वो एक नॉन लीनियर सिस्टम है और उसकी जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है इट इज डिफाइंड बाय दिस एक्सप्रेशन, कि आपने इनपुट x of t जब दी तो इस सिस्टम की जो आउटपुट आपको मिलेगी वो बेसिकली दिस x of t प्लस स्क्वायर ऑफ x of t टाइम्स दिस कोफिशिएंट, आपको ये आउटपुट आउटपुट में मिलेगी। ठीक है, तो बाय द लुक ऑफ दिस एक्सप्रेशन आप देखते ही कह सकते हैं कि ये एक नॉन लीनियर सिस्टम की आउटपुट है, क्योंकि आपके पास हायर ऑर्डर टर्म यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? जी, एनीवन? नो सर। ओके, सो अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारे पास सिस्टम है जिसका बिहेवियर इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हुआ है, हमने देखना है कि इसकी आउटपुट y ऑफ t और स्पेक्ट्रम y ऑफ f क्या होगा अगर इनपुट सिग्नल ये है। ठीक है, तो एक सिस्टम है जो नॉन लीनियर सिस्टम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हुआ है, दिस इज इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ योर नॉन लीनियर सिस्टम। अब इस सिस्टम को अगर मैं ये इनपुट दे देता हूं x ऑफ t इज 2000 सिंक 2000 पाई t, तो आप ये बताएं कि इस सिस्टम की आउटपुट क्या होगी और उसका आउटपुट स्पेक्ट्रम क्या होगा। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक। सो हमें पता है कि x ऑफ t जो है वो है 2000 टाइम्स सिंक ऑफ 2000 पाई t। अब अगेन जब मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लूं तो अगेन यू कैन गो बैक एंड कंसल्ट योर फोरियर ट्रांसफॉर्म टेबल। तो आपको पता है सिंक का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो एक गेट होता है, और अगेन वही वेरिएबल्स यहां से आप निकाल के जब उस टेबल में पुट करेंगे यू विल सी दैट दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ योर इनपुट सिग्नल, जिसको हम x ऑफ f कह रहे हैं। ये x ऑफ t है, हम इसको कैपिटल x ऑफ f कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो इक्वेशन मेरे पास गिवन थी जो मेरे उस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है, मैं x ऑफ t को प्लग इन कर दूंगा इस इक्वेशन के अंदर, तो ये x ऑफ t की जगह ये इक्वेशन आ जाएगी, x स्क्वायर ऑफ t के साथ ये स्क्वायर टर्म आ जाएगी इसकी, तो फर्स्ट x ऑफ t के साथ मैं यही लिख दूंगा, और जो सेकंड टर्म है ये 0.000158 टाइम्स x स्क्वायर ऑफ t, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंक है, यहाँ पे ये सिंक स्क्वायर है। दिस इज द आउटपुट इक्वेशन y ऑफ t जो मुझे यहाँ पे ये रिक्वायर्ड थी। अब हमें इसका स्पेक्ट्रम भी प्लॉट करना है, वी हैव टू सी कि जो आउटपुट का स्पेक्ट्रम है ये कैसा होगा y ऑफ f। तो मैं वो कैसे कर सकता हूं? अगेन आई हैव टू परफॉर्म द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस y ऑफ t टू गेट y ऑफ f। तो हमें पता है ये जो सिंक फंक्शन होता है, ये इस सिंक का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? वो ये गेट फंक्शन है, तो आई कैन स्ट्रेट अवे राइट दिस गेट फंक्शन फॉर दिस पार्ट। ये जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट को भी अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म टेबल देखें और उसको सॉल्व करें, यू विल सी कि ये आपके पास एक ट्रायंगुलर फंक्शन आएगा जिसकी जो पीक वैल्यू है वो 0.316 है। ये जो गेट है इसकी पीक वैल्यू 1 है, इस ट्रायंगुलर की पीक वैल्यू है 0.316 f ओवर 4000। ठीक है, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t। अब अगर आप गौर से देखें
आपके पास ये जो पार्ट है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है आपके इनपुट सिग्नल का, और ये जो पार्ट आ रहा है ये एक एडिशनल एलिमेंट साथ आ गया, यानी आपने सिस्टम की जो इनपुट दी वो तो खाली एक्स ऑफ टी दी थी, एक सिस्टम को आपने इनपुट खाली एक्स ऑफ टी दिया, आउटपुट पे आपको वाई ऑफ टी मिला। अब अगर ये सिस्टम डिस्टॉर्शन लेस होता तो मेरे पास वाई ऑफ टी एक्स ऑफ टी ही होता, कि उसने इस सिस्टम की आउटपुट मुझे वही मिली जो इसकी इनपुट पे थी, अगर ये सिस्टम डिस्टॉर्शन लेस होता। तो अगर ये डिस्टॉर्शन लेस होता तो मेरे पास आउटपुट सिर्फ ये होती टर्म, कि ये आउटपुट है और ये इनपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, दोनों सेम चीजें होती। लेकिन चूंकि ये सिस्टम नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा है तो मेरे पास एक्स ऑफ टी के साथ एक टर्म आ रही होगी जो कि नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन की वजह से प्रोड्यूस हुई है, और वो मैं देख सकता हूं कि ये तो है डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट, लेकिन ये जो एलिमेंट मुझे साथ नजर आ रहा है ये डिस्टॉर्शन है जो कि नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन की वजह से साथ अटैच हो गई है। सो बेसिकली दिस इज माय डिजायर्ड सिग्नल and this is the unwanted distortion. ठीक है, क्लियर? यस सर। तो हमें देखते ही पता चल गया कि अगर डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम होता तो खाली आउटपुट वही होती, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टॉर्शन लेस के केस में आइडियल मैग्नीट्यूड रिस्पांस होता है और आइडियल फेज रिस्पांस होता है, तो जो इनपुट पे सिग्नल है आपको वही आपको आउटपुट में मिल जाएगा, या स्केल होके या डिले के साथ। इन एनी केस द सिस्टम इज डिस्टॉर्शन लेस। तो इन दैट केस मेरे पास ये डिजायर्ड आउटपुट है और ये जो कुछ भी मिल रहा है ये एक अनवांटेड डिस्टॉर्शन है। सो लेट्स प्लॉट दिस एंड सी कि हमारे पास इसका स्पेक्ट्रम किस तरह का प्लॉट होगा। सो वी नीड टू वेरीफाई दैट द बैंडविड्थ ऑफ द आउटपुट सिग्नल इज ट्वाइस दैट ऑफ द इनपुट सिग्नल, कि इनपुट सिग्नल की जो बैंडविड्थ है अब आउटपुट की बैंडविड्थ उससे डबल हो गई है। वी नीड टू वेरीफाई दिस। कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं? ये हमारे पास आउटपुट की फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिल गई जिसमें ये डिजायर्ड सिग्नल है और ये अनवांटेड सिग्नल है। तो अगर मैं इस सिग्नल को अगर देखूं, ये गेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था गेट के न्यूमरेटर पे जो वैल्यू होती है ये शो करती है कि वो सेंटर्ड कहां पे है, और ये क्या शो करता है सर? उसकी विड्थ को शो करता है जी, विड्थ को शो करता है। तो अगर इस गेट को मैं ड्रॉ करूं इसका स्पेक्ट्रम, तो कैसे ड्रॉ करूंगा? एक मैं इसको 0 पे सेंटर्ड करूंगा क्योंकि एफ यहाँ पे खाली है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये 0 पे सेंटर्ड है, इसका यहाँ पे 1 है, तो आई थिंक दिस शुड बी 1, राइट? और इसकी विड्थ 2000 है, तो इसका मतलब है कि 1000 ये इधर है और 1000 ये इधर है। तो ये जो टोटल विड्थ होती है ये आप डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। सेंटर्ड ये है यहाँ पे और इसका जो हाइट है वो 1 है जो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। दिस इज माय एक्स ऑफ एफ। इसी तरह ये जो मेरे पास है मैं इसको भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ऑब्वियसली दिस इज अ ट्रायंगुलर फंक्शन। सबसे पहले न्यूमरेटर को देख के मैं कह सकता हूँ इट इज सेंटर्ड एट 0 और इसकी विड्थ कितनी है 4000। तो ये 0 से इधर कितना होगा 2000, इधर कितना होगा -2000, दिस इज -1000, और इसकी जो पीक वैल्यू है वो है 0.316। और ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में? ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो मैं इस वाले स्पेक्ट्रम और इस वाले स्पेक्ट्रम को आपस में ऐड कर दूंगा। तो लेट्स सी हमारे पास रिजल्टेंट क्या आता है। लेट मी क्लियर ऑल ऑफ इट। मेरे पास एक्स ऑफ एफ है, इसकी शेप इस तरह की बनेगी, 0 पे सेंटर्ड होगा, 1000 और 1000, तो ये टोटल विड्थ जो है ये 2000 हो गई और हाइट इसकी 1 है। और जो मेरे पास सेकंड वाला पार्ट है ये 0.316, तो ये 0.316 की इसकी हाइट है, 0 पे सेंटर्ड है, 2000 इधर है, -2000 इधर है। दिस इज योर डिस्टॉर्शन टर्म स्पेक्ट्रम और ये आपकी इनपुट का स्पेक्ट्रम है। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे you will get something like this। तो आप सैंपल बाय सैंपल इसको ऐड करें हर एक इंस्टेंट के ऊपर, यानी 2000 से 1000 तक उसकी यही स्लोप रहेगी जो ये आप देख रहे हैं। फिर 1000 पे ये जो स्लोप है ये ऐड हो जाएगी इस 1 के ऊपर, तो ये मेरे पास 1 के ऊपर ये स्लोप ऐड हो गई है। इसी तरह 1 पे ये वाली स्लोप ऐड होगी अप टिल 1000, तो मेरे पास ये स्लोप यहाँ तक आ गई।
और उसके बाद 1000 से 2000 तक वही स्लोप रहेगी जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो दिस इज द आउटपुट दैट यू विल गेट। तो जो पीक वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 प्लस 0.316। तो ये जो पीक पॉइंट है ये आपका 1.316 है। अब अगर आप गौर से ये आउटपुट स्पेक्ट्रम y ऑफ f देखें और ये आपका इनपुट स्पेक्ट्रम x ऑफ f है, तो इस सिस्टम की वजह से आपके इनपुट पे क्या इफेक्ट हुआ है? सर मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हुई है और विड्थ भी। देखो स्केलिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि Yes, sir. लीनियर कि आपके पास डिस्टॉर्शनलेस सिस्टम आपके सिग्नल को स्केल अप स्केल डाउन कर सकता है। Yes, sir. जो हमने ये टर्म देखी थी k e raised to minus j 2 pi f td। so amplitude change is not a problem। क्या प्रॉब्लम कहाँ पे नजर आ रहा है आपको? So frequency. फ्रीक्वेंसी। क्या आप ये देखें कि आपका जो एक्चुअल सिग्नल था उसकी विड्थ थी 2000। अब जो आपके पास सिग्नल आ रहा है उसकी विड्थ कितनी है? 4000. 4000। ऑल्दो 1000 से 2000 यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड कम है, ऑल्दो कम है, लेकिन सिग्नल स्प्रेड तो कर गया ना फ्रीक्वेंसी डोमेन में। Yes, ये sir. तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है कि 1000 से 2000 तक आपके पास कुछ कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इनपुट जो आपने दी है। अब अगर आप कोई और इनपुट देंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसका स्पेक्ट्रम थोड़ा डिफरेंट होगा। बट जनरली अगर आप देखें कि एक सिग्नल जो कि बैंड लिमिटेड था 2000 हर्ट्ज की बैंडविड्थ थी उसकी, नाउ इट हैज इंक्रीज टू 4000 हर्ट्ज। अब ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्प्रेड क्यों कर गया? क्योंकि आपका जो चैनल है या जो सिस्टम है ये नॉन लीनियर है। बात समझ आई? Yes, sir. हमने पहले एग्जांपल देखी थी कि लीनियर डिस्टॉर्शन की वजह से टाइम डोमेन पल्स जो है वो स्प्रेड कर जाती है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू लीनियर डिस्टॉर्शन। तो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन की वजह से आपके पास स्पेक्ट्रम जो है वो स्प्रेड कर जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में बिकॉज ऑफ नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. फिर हमारे पास एक डिस्टॉर्शन होती है विच इज ड्यू टू मल्टीपाथ इफेक्ट। मल्टीपाथ इफेक्ट क्या होता है कि आपके पास जो वायरलेस लिंक्स होते हैं, जितने भी रेडियो लिंक्स हैं, उस केस में आपके पास जो सिग्नल है वो आपको डायरेक्ट पाथ पे तो मिल ही रहा होता है। यानी आपके पास एक ट्रांसमीटर ये लगा हुआ है, एक रिसीवर ये लगा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास ये सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है और ये सिग्नल रिसीव कर रहा है। दिस इज दी डायरेक्ट पाथ। ठीक है, लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन में आपके पास जो सिग्नल होता है वो आपको डायरेक्ट पाथ के अलावा और भी बेशुमार इनडायरेक्ट पाथ से आपको वो सिग्नल मिल रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक ट्रांसमीटर लगाता हूँ, एक सिग्नल आपको डायरेक्ट पाथ से मिल रहा होगा, यही सिग्नल हो सकता है किसी दीवार के साथ हिट करके आपको रिसीव हो रहा हो, आपकी ग्राउंड के साथ हिट करके आपको रिसीव हो रहा हो, उसका कोई पार्ट आपको किसी दरख्त से हिट करके आपको मिल रहा हो। कोई भी ऑब्स्टिकल आपके एनवायरनमेंट में है, आपके पास जो वायरलेस चैनल्स होते हैं, वायरलेस सिग्नल्स होते हैं, वो मल्टीपल पाथ्स से आपको रिसीव हो रहे होते हैं। तो उन मल्टी पाथ्स की वजह से आपके पास एक इफेक्ट आ रहा होता है जिसको हम कहते हैं मल्टी पाथ इफेक्ट। तो वो मल्टी पाथ इफेक्ट क्या होता है और उसकी वजह से किस किस्म की डिस्टॉर्शन अकर होती है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। तो हम इसको मॉडल कर लेते हैं। हम कहते हैं जस्ट टू हैव आवर डिस्कशन सिंपल, हम एग्जांपल ये लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। ये एक डायरेक्ट पाथ है जिससे मुझे सिग्नल रिसीव हो रहा है, और एक इनडायरेक्ट पाथ है जो कि ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके मुझे वो सिग्नल रिसीव हो रहा है। सो आई हैव अ डायरेक्ट पाथ एंड आई हैव अ इनडायरेक्ट पाथ। ठीक है, अब इस और ये एक इनडायरेक्ट पाथ है, देयर कैन बी मल्टीपल इनडायरेक्ट पाथ्स। ठीक है, सो लेकिन जस्ट टू मेक आवर एनालिसिस सिंपलर, हम उस इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक खाली डायरेक्ट पाथ है और एक इनडायरेक्ट पाथ है। So the signal can be received by a direct path between the transmitter and the receiving antenna and also by reflection from nearby object। तो nearby object हम समझ रहे हैं कि वो ग्राउंड है। ये जो हमारे पास मल्टी पाथ का इफेक्ट हो रहा है, हम इसको मॉडल कर सकते हैं एक सिस्टम, एक ब्लॉक डायग्राम के साथ। अच्छा, दूसरा ये जो सिमिलर बिहेवियर ऑब्जर्व फ्रॉम आइनोस्फेयर एज वेल। आइनोस्फेयर का मतलब होता है कि जमीन के ऊपर मुख्तलिफ लेयर्स हैं, आइनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये मुख्तलिफ लेयर्स हैं। हम कई दफा क्या करते हैं कि आपके पास एक ट्रांसमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, एक रिसीवर आपका आपके यहाँ पे है, तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बिकॉज देयर इज नो लाइन ऑफ साइट,
क्योंकि लाइन ऑफ साइट आपकी ये बनती है, जो होराइजन के बाद इट बिकम्स लाइक दिस, यू कैन नॉट कम्युनिकेट दिस ट्रांसमीटर विद दिस रिसीवर। तो इन केसेस में हम कई दफा जो आइनोस्फेयर होता है हम इसको यूज करते हैं टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो वो कैसे कम्युनिकेट होता है कि हम इस सिग्नल को आइनोस्फेयर पे हिट करवा के हम इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो यही जो रिफ्लेक्शन हो रही है ये उसी तरह का फिनोमिना है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह आपने ग्राउंड से रिफ्लेक्शन ले ली, इसी तरह आप इसको आइनोस्फेयर से भी इसकी रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये आपके पास ये सिग्नल यहाँ पे आपको रिसीव हो जाएगा। हम इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम कैसे मॉडल कर सकते हैं? हम कहते हैं कि हमारा एक इनपुट सिग्नल है विच इज योर ट्रांसमिटेड सिग्नल। जब ये ट्रांसमिट होके मेरे रिसीवर पे रिसीव होगा तो जो डायरेक्ट पाथ है उसमें क्या होगा, सिर्फ ये होगा कि एक डिले के बाद वो आपको रिसीव हो जाएगा। जितना टाइम उस सिग्नल को लगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचने में, आपके इनपुट सिग्नल में सिर्फ उतना टाइम डिले आ जाएगा और सिग्नल आपको इधर रिसीव हो जाएगा। तो मैं इसको मॉडल करता हूँ कि जो भी सिग्नल आपके पास यहाँ है वो एक डिले विच इज योर प्रोपगेशन डिले, कि कितना टाइम लगा उस वेव को प्रोपगेट करने में, वो सिग्नल आपको रिसीवर पे रिसीव हो गया, ठीक है। तो दूसरा पाथ आपके पास, हम उसको कैसे मॉडल कर सकते हैं कि आपको यही सिग्नल जो है ये एक ग्राउंड से या किसी ऑब्स्टिकल से हिट किया, और जब भी सिग्नल किसी एक ऑब्जेक्ट से पे हिट करता है या उसकी रिफ्लेक्शन क्रिएट होती है तो वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक खास फैक्टर से रिड्यूस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये उस सरफेस का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। अगर आपके पास एक हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस है तो उसका कोफिशिएंट 1 होगा फॉर एग्जांपल। तो अगर यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 है तो उसका मतलब है 1 लिखो या ना लिखो डजंट मैटर, आपको एग्जैक्टली उसी स्ट्रेंथ का सिग्नल मिल रहा है। लेकिन अगर एक सरफेस ऐसी है जिसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से 0.5 है तो मैं कहूंगा कि ये जो अल्फा है दिस इज 0.5। इट मींस कि जब सिग्नल इस सरफेस को हिट करेगा तो उसका मैग्नीट्यूड हाफ रह जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके उस रिफ्लेक्टिव सरफेस के ऊपर जिससे वो सिग्नल हिट कर रहा है। अब दीवार से हिट कर रहा है तो दीवार का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिफरेंट है, ट्रीज का, बिल्डिंग्स का, रोड का, सॉइल का, मुख्तलिफ मटेरियल्स जितने भी हैं उन सब का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम इस चीज को जनरलाइज कर देते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है जिसको हम अल्फा कह रहे हैं। तो आपको जो इनपुट सिग्नल है इस अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि वो स्केल हो जाएगा, और फिर उसके अंदर एक डिले आएगा। अब ये जाहिर बात है ये डिले जो है डायरेक्ट पाथ के डिले से ज्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये पाथ छोटा है, ये पाथ ज्यादा बड़ा है, बिकॉज फर्स्ट इट हैज टू गो टू द ऑब्स्टिकल जो भी आपका ग्राउंड है, एंड देन वो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। तो आपके पास जो यहाँ पे डिले आएगा ये आपके जो डायरेक्ट पाथ का डिले है उसमें उससे ज्यादा होगा। तो मैं उसको कह देता हूँ कि दिस इज टी डी प्लस डेल्टा टी। ये डेल्टा टी जो है इट रिप्रेजेंट्स कि इनडायरेक्ट पाथ डायरेक्ट पाथ से कितना ज्यादा टाइम ले रहा है, और फिर आपको वो वाला सिग्नल भी यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके आपके पास रिसीवर को 2 सिग्नल्स मिल रहे हैं। अब अगर आपके पास एक और इनडायरेक्ट पाथ होगा, हम इसी तरह का एक और चैनल बना लेंगे, हम इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अल्फा 1 कह देते हैं, उसका अल्फा 2 कह देंगे। इसका डिले जो है वो टी डी प्लस डेल्टा टी 1 है, वो टी डी प्लस डेल्टा टी 2 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो पाथ हो सकता है ये वाला हो, कोई और पाथ होगा वो हो सकता है ये वाला हो। तो हर एक पाथ का टाइम डिले डिफरेंट होगा और उस हिसाब से आप उसको ऐड कर लेंगे, तो ये सारे एलिमेंट्स ऐड होके आपको रिसीवर पे रिसीव होंगे, ठीक है। सो जस्ट टू कीप आवर एनालिसिस सिंपलर, हम अज्यूम ये करते हैं कि हमारे पास खाली एक इनडायरेक्ट पाथ है और वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है लाइक दिस मॉडल। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। सो ये आपके पास इनपुट सिग्नल है और यहाँ पे आपको रिसीवर पे रिसीव्ड सिग्नल मिल रहा है। सो पहली चीज हमें पता है कि ये जो भी इनपुट सिग्नल होगा जब ये टाइम डिले के साथ आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो मेरे पास ये जो एक मल्टी पाथ सिस्टम है या चैनल है, इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, एच ऑफ ओमेगा कैसा होगा। सो सबसे पहली बात, जो डायरेक्ट पाथ है ये चूंकि खाली एक डिले इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं इसका रिस्पॉन्स एक क्या होगा, इट विल बी जस्ट एन एक्सपोनेंशियल। क्या आपको पता है कि टाइम डोमेन में अगर डिले आता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप एक एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
और इसी तरह आपके पास अल्फा जो है ये सिंपल एक मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट है, तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं। और ये जो डिले है इसकी वजह से ये एक्सपोनेंशियल आप लिख देंगे e रेज़ टू माइनस j ओमेगा विद दिस मच डिले। अगर एक और चैनल यहाँ पे होता तो हम प्लस करके अल्फा 2 e रेज़ टू माइनस j ओमेगा td प्लस डेल्टा t2 कर देते, प्लस सो एंड सो फोर्थ, ये चीज ऐसे ऐड हो जाती मैथमेटिकली। लेकिन हम सिर्फ अभी अपने एनालिसिस को सिंपल रख रहे हैं, तो वी जस्ट कंसीडरिंग दीज टू एक्सपोनेंशियल्स जो कि आपके इस मल्टीपाथ चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें पता है बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम इसमें से, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि e रेज़ टू माइनस j ओमेगा td हम कॉमन ले लें, ये हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया 1 प्लस e रेज़ टू माइनस j ओमेगा डेल्टा t। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो आपके पास e रेज़ टू माइनस j ओमेगा डेल्टा t है, ये जो एक्सपोनेंशियल है e रेज़ टू पावर माइनस j थीटा, दिस इज इक्वल टू cos थीटा माइनस j sin थीटा। तो हमने इस एक्सपोनेंशियल की जगह ये दो कोसाइंस यहाँ पे लिख दिए, cos और sin। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आई हुई है, ये एक एक्सपोनेंशियल है जो कि 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस कोसाइन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो और ये जो साइन है ये कॉम्प्लेक्स है, जो कॉज है ये रियल है, एक्सपोनेंशियल इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। तो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन। तो जब आप इस एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेंगे और आप इसको आर ई जे थीटा की फॉर्म में ले जाएं, यानी इसका रियल पार्ट अलग कर लें, कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग कर लें, तो दिस इज द शेप दैट यू विल गेट ऑफ योर एच ऑफ ओमेगा। अब हम उस मैथमेटिकल डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसका आउटकम जो है वो डिस्कस करना है। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, एच ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड, और ये उसका फेज आ जाएगा जो ये आर और थीटा की फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। अब आप गौर से अगर देखें तो जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है इस मल्टीपाथ चैनल का, इज इट अ कांस्टेंट वैल्यू? जी, एनीवन? नो सर। कैसे कैसे आपको पता चल रहा है कांस्टेंट नहीं है? सर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। अगर ये वैल्यू होती a प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा क्यूब, डजंट मैटर, अल्फा इज अ कांस्टेंट वैल्यू, स्क्वायर ले लें, क्यूब ले लें, ऐड कर लें, स्क्वायर रूट ले लें, अल्टीमेटली इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन चूंकि ये जो फंक्शन है ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो हमें पता है कि ये जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है ये नॉन आइडियल है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगा, उस इट विल नॉट बी अ कांस्टेंट वैल्यू, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। लाइकवाइज जो फेज रिस्पॉन्स है मेरे पास, पहला पहला केस क्या था, इट हैज टू पास थ्रू जीरो एंड इट हैज टू बी लीनियर इन नेचर। ठीक है, अब अगर गौर से देखें, अगर मैं इस फेज के अंदर ओमेगा जीरो पुट करूं तो क्या मेरे पास जो फेज है वो जीरो आता है? जी आता है, आता है ऑब्वियसली। व्हेन ओमेगा इज जीरो दिस यस। पार्ट इज जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है ना, जीरो ओवर एनीथिंग इट बिकम्स जीरो। तो ये आपके पास पूरी की पूरी टर्म है ये जीरो हो जाती है व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। दैट्स व्हाई ये वैल्यू जीरो से गुजर रही है। तो इट इज पासिंग थ्रू जीरो, बट इज इट इज लीनियर और नॉट? नो, इट्स नॉट लीनियर। सर इसका बिहेवियर भी जो है ये भी डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी है। तो आपके पास मल्टीपाथ चैनल जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड रिस्पांस और फेज रिस्पांस दोनों नॉन आइडियल होते हैं। और हमने ये चीज डिस्कस की थी कि मल्टीपाथ चैनल जो है इसके अंदर मैग्नीट्यूड और फेज दोनों नॉन आइडियल हैं। तो जब एक नॉन आइडियल हो या मैग्नीट्यूड रिस्पांस नॉन आइडियल हो या फेज रिस्पांस नॉन आइडियल हो या दोनों नॉन आइडियल हो, इस केस में आपके पास कौन सी डिस्टॉर्शन होती है? सर नॉन लीनियर। कैसे? नॉन लीनियर सर का तो हमने बात की थी, मैक्लैरन सीरीज अभी बात की है कि आपके पास एक्सप्रेशन में अगर हायर ऑर्डर टर्म्स आ रही हो तब आपके पास फ्रीक्वेंसी स्प्रेडिंग होती है। यस सर, हायर ऑर्डर हो। तो मैग्नीट्यूड रिस्पांस या फेज रिस्पांस ऑफ द चैनल अगर नॉन आइडियल हो तो हमारे पास लीनियर डिस्टॉर्शन होती है। लास्ट टाइम हमने ये नहीं डिस्कस किया। और लीनियर डिस्टॉर्शन की वजह से क्या होता है? टाइम स्प्रेडिंग।
Yes, sir. तो आपके पास जो सिग्नल है जो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बिकॉज ऑफ मल्टी पाथ इफेक्ट उसमें टाइम स्प्रेडिंग इंट्रोड्यूस होगी, क्योंकि मल्टी पाथ इफेक्ट जो है वो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस और फेज रिस्पांस दोनों नॉन आइडियल है। ओके, और ये आखिरी चीज हम अब डिस्कस करेंगे विच इज है कि ये जो चैनल्स होते हैं, मल्टीपाथ चैनल हो गया, आपके पास नॉन लीनियर चैनल हो गया, लीनियर चैनल्स हो गए, इनमें एक खास कंडीशन होती है जिसमें आपके चैनल जो है वो फेडिंग चैनल उनको हम कहते हैं। और फेडिंग चैनल हम क्यों कहते हैं कि आपके पास जो चैनल्स हैं उनका बिहेवियर चेंज हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो हम कहते हैं कि टाइम वेरिंग चैनल्स हैं। टाइम वेरिंग चैनल्स का मतलब क्या है कि उनका बिहेवियर या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं कहता हूं अगर मैं उस चैनल का फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट करूं तो हो सकता है एक टाइम पे उनका रिस्पांस ऐसा है, फिर किसी टाइम पे उनका रिस्पांस ऐसा हो जाता है, किसी केस में रिस्पांस ऐसा हो जाता है, किसी में ऐसा हो जाता है, बिकॉज दिस बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। दिन के टाइम चैनल डिफरेंट होगा, रात को डिफरेंट होगा। दिन के टाइम सूरज निकला हुआ होता है, सूरज से आपके पास रेडिएशन आ रही है जो कॉस्मिक रेडिएशन है, जिसकी वजह से आपके पास नॉइज का लेवल बढ़ जाता है। रात को चूंकि सूरज नहीं होता तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो हमारे पास इस तरह के चैनल्स जो कि अपना बिहेवियर चेंज करते हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चैनल, हम उनको फेडिंग चैनल्स कहते हैं। So practically channel characteristics vary with time because of periodic and random changes in the propagation characteristics of the medium। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, सुबह हो रहा है, रात को हो रहा है, सुबह सूरज यानी बादल निकले हुए हैं, शाम को बारिश हो गई है, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ आपका चैनल के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते रहते हैं और उनकी वजह से आपके पास रैंडम अटेन्युएशन प्रोड्यूस होती है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइम इट इज एंड व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर। इस तरह के सिग्नल्स में जो इफेक्ट होता है उनको हम फेडिंग कहते हैं, और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इस इफेक्ट को बाय ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ये क्या होता है, वी डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सिर्फ ये कर रहा है कि अगर चैनल कुछ खास फ्रीक्वेंसीज पे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल F1 के ऊपर, तो आप उन फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा गेन ज्यादा दे दो, और जिन फ्रीक्वेंसीज पे उसका इफेक्ट कम हो रहा है उधर आप उसका गेन कम कर दो। तो आप एक ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल यूनिट यूज करते हैं जो डिपेंडिंग अपॉन द चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके इनपुट सिग्नल को कम या ज्यादा पहले से कर देते हैं, ताकि चैनल का इफेक्ट उसके ऊपर अगर होता भी है तो वो रेक्टिफाई हो जाए, ठीक है। सो फेडिंग में भी स्ट्रांगली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, जिस तरह हमने ये बात की थी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी हो सकता है किसी फ्रीक्वेंसी पे वो ज्यादा इफेक्ट कर रहा हो, किसी पे वो कम कर रहा हो, ठीक है। तो चूंकि ये जो सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी है चैनल की, ये हाईली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो हम इस तरह के चैनल्स को, ये जो फेडिंग्स होती है, इनको हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग भी कहते हैं, कि आपके पास ये जो चैनल है इन खास फ्रीक्वेंसीज के ऊपर इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, इन पे कम हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये चैनल फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव है, कि किन फ्रीक्वेंसीज पे इफेक्ट ये हो रहा है, किसी पे कम हो रहा है। तो हम चैनल को एस्टिमेट करके देख सकते हैं कि यार इस वक्त चैनल की कंडीशंस इस किस्म की हैं, वी शुड नॉट ट्रांसमिट एट दीज फ्रीक्वेंसीज, वी शुड ट्रांसमिट एट सम अदर फ्रीक्वेंसीज जहां पे फेडिंग कम हो रही है। और ये जो मल्टीपाथ प्रोपगेशन है, इसकी वजह से भी आपके पास फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग हो सकती है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइम वेरिंग नेचर ऑफ द चैनल। इसको हम कहते हैं फेडिंग चैनल। क्लियर? Yes, sir. तो अभी हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया विच इज अबाउट एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स एंड एनर्जी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ये टॉपिक कवर कर लेंगे। अभी के लिए आप लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जाएं तो जनरल टैब में आपके पास ये क्विज नंबर 2 शो हो रहा है। इसकी भी वही इंस्ट्रक्शंस है, यू हैव 10 मिनट्स टू सॉल्व द क्विज एंड 5 मिनट्स टू अपलोड इट। द डेडलाइन इज 11:30, तो अभी आपके पास एग्जैक्ट 15 मिनट हैं। सो आप इसको solve करें and submit it on Microsoft Teams as well. So that'll be all from my side. You can start the quiz now. और बाकी क्विज से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं they are already given in the assignment, और टॉपिक्स वही वाले कवर हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, and all the required information is in the document. सर ये मीटिंग लीव कर दें? जी नहीं, आप जब क्विज कर लें तब आप मीटिंग लीव करें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अटेंडेंस शो हो रही होती है।
ठीक है सर। वंस यू आर डन विद द क्विज, अपलोड करने के लिए आप बेशक मीटिंग बंद कर दें, उससे ये मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आपने क्विज भी कर लिया और आपने मीटिंग जो है वो लीव कर लिया। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।